Hello everyone, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. फोर्थ पेयर की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ पेयर में आता है हमारा कौन सा कि जो नो सूनर है, नो सूनर हमेशा जोड़ा बनाता है देन के साथ। ठीक है, क्या क्या एग्जाम में एरर आ जाती है बच्चे कि सबसे पहले वो इस देन की जगह पे लिखता है THEN। बच्चों गलत कर देना, ये टाइम वाला है, हमें कंपैरिजन वाला चाहिए, यानी कि THAN वाला चाहिए। कई बार वो लिखेगा यहाँ पर when, ये भी गलत है। कारण क्योंकि नो सूनर हमेशा ही जोड़ा बनाता है THAN वाले के साथ। क्लियर। और ये सेंस हमें कौन सा देता है, जो ही त्यों ही। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो स्मोकिंग करना सीख लेता है बचपन में। ठीक है, अब वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में जब स्मोकिंग सीखता है तो क्या करता है, बड़ों से या फिर कोई नॉन लोगों से बच करके क्या करता है, स्मोकिंग करता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ही उसने अपने पिताजी को देखा स्मोकिंग बंद कर दी, राइट, तो यहाँ पर ये नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही देखा, जो ही देखा त्यों ही अपनी क्या कर दी, स्मोकिंग बंद कर दी। तो ऐसे सेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर। मान लीजिए आप नींद ले रहे हो, सो रहे हो क्लास में, जैसे ही टीचर की नजर पड़ी आप एकदम से अलर्ट हो गए, तो ये भी हमारा नो सूनर देन का केस बन जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे सीखना है कि सबसे पहले नो सूनर जो है वो हमारा देन का जोड़ा बनाएगा, और देन भी कौन सा, THAN। ठीक है, सबसे पहले THEN अगर वो लिखता है तो एरर कर दोगे, वैन अगर लिखता है तो भी एरर कर दोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है बच्चे इसके बारे में वो क्या है, क्योंकि छोटे लेवल की अगर हम बात करें एग्जाम्स की तो वहां पर वो नो सूनर का देन और वैन के साथ जोड़ा बना करके पूछ लेता है, लेकिन जब अच्छे लेवल पे हम जाते हैं तो स्ट्रक्चर की एरर पूछी जाती है। और कैसे पूछी जाएगी, देखो आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है बच्चों कि जब जब नो सूनर सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिगिनिंग में यूज करोगे इसको, तो ये हमेशा फॉलो करता है इन्वर्जन को। अब ये इन्वर्जन क्या चीज है भाई, इन्वर्जन क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करूं बच्चे, पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना, और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। जनरली हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी कि SVO कॉम्बिनेशन में सेंटेंस बनाते हैं। अगर किसी सिचुएशन में जब हम वर्ब को पहले रखें, सब्जेक्ट को बाद में रखें, तो इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है इन्वर्जन। मतलब आप उल्टा कर रहे हो इसका। आपकी इंग्लिश ग्रामर में पूरा एक चैप्टर है बच्चों ये इन्वर्जन, तो उसमें हम डिटेल से डील करेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस से आप एक लाइन पढ़ते आ रहे हो, देयर वॉज ए किंग। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हो कि देयर, ये देयर क्या शब्द है बच्चों, ये इंग्लिश में एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है बच्चों, जगह को बताने वाली। ठीक है, यहां पर जो वॉज पहले लिखा गया है, किंग यहां पर रखा गया है, तो ये हमारी वर्ब पहले रखी गई, सब्जेक्ट बाद में रखा गया, एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन के चैप्टर में सिखाऊंगी कि एडवर्बियल फ्रेज जितनी भी होती हैं, शोविंग प्लेस, शोविंग टाइम, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा फॉलो किया जाता है इन्वर्जन। ठीक है, तो ये हमारे इन्वर्जन का एग्जाम्पल है कि देयर वॉज ए किंग। क्लियर। अगर यहाँ पर कुछ बच्चों को ये लगता है कि देयर के हिसाब से यहाँ पर वोज आया है, हमें भी लगता था जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, लेकिन ये वोज भरा गया है एक किंग के हिसाब से। अगर हम लिखते हैं देयर वॉज अ गार्डन, और अगर हम लिखें देयर वर गार्डन्स, तो गार्डन्स के हिसाब से हम क्या भर रहे हैं, वर भर रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर आपने क्या सीखना है, क्योंकि हम ये पूरा चैप्टर डिटेल से डील करेंगे, अभी हमें क्या सीखना है कि जब जब सेंटेंस की शुरुआत होगी नो सूनर से, तो आपको हमेशा आगे फॉलो करना है इन्वर्जन। ठीक है, और इन्वर्जन फॉलो करने का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट रखेंगे। और खास बात क्या होती है कि इसमें कभी भी सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव नहीं बनता। ठीक है, जनरली तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आती है तो सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। कारण क्या होता है कि हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं सेंटेंस में किसी चीज को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, जैसे जनरली आप कहते हो, सिंपली कहते हो टेक केयर, लेकिन अगर आप बोलते हो डू टेक केयर, तो इसका मतलब हो जाता है कि भाई अपना ध्यान जरूर रखना। ठीक है, आप यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हो, वहां पर आता है डू सब्सक्राइब माई चैनल, तो यहाँ पर डू जो वर्ब आई है, सब्सक्राइब से पहले ये सेंटेंस को क्या कर रही है, एम्फेटिक बना रही है, प्रभावशाली बना रही है। ठीक वैसे ही हम इन्वर्जन को फॉलो करके भी सेंटेंस को एम्फेसाइज कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आपको कैसे करना है बच्चे, देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, मैं सभी टेंसेज में आपको ये करवाती हूँ। जैसे मान लो एक सेंटेंस है बच्चे यहाँ पर, नो सूनर
पेपर में कैसे एरर आती है देख लो एक बार। नो सूनर ही सीज हिज फादर देन ही स्टॉप्स स्मोकिंग। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं बच्चे तो देखिए यहाँ पर रूटीन एक्शन की बात हो रही है कि जब जब वह अपने पिताजी को देखता है स्मोकिंग बंद कर देता है, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, रूटीन एक्शन हुआ। रूटीन एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, आपके एग्जाम में जो एरर आती है वो कैसे आती है, सपोज करिए उसने यहाँ पर लिखा ए पार्ट, सेगमेंट वाली बना देती हूँ, यहाँ पर लिखा उसने बी पार्ट यहाँ तक, रिमेनिंग सारा सी, और डी में क्या कह रहे हैं, नो एरर। बच्चों कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो 3 तरीके से आपको एरर फाइंडिंग आना चाहिए। सबसे पहला ये पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर किस सेगमेंट में एरर है। दूसरा तरीका होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, अभी करके दिखाऊंगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या करेगा कि जैसे इतने पार्ट को उसने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, अब वो इसके 4 ऑप्शन आपको देगा कि भाई इस पार्ट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो। अगर लिखा हुआ पार्ट ऑलरेडी ठीक है तो आपका आंसर होता है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तीसरा तरीका होता है फिलअप का, कि वो खाली स्थान आपको देगा और उसकी जगह पे 4 ऑप्शन देगा और आप उन 4 ऑप्शंस में से एक को वहां पर फिट करते हो। पूरी इंग्लिश ग्रामर में से 3 तरीके से एरर पूछी जाती है बच्चों। जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं सभी में से एरर जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो सिर्फ इन 3 में से आता है। एरर फाइंडिंग जिसको आप कहते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिलअप्स, और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक को इन 3 तरीके से तैयार करना होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब आप एरर फाइंडिंग करोगे तो बच्चे ने क्या देखा कि भाई नो सूनर जोड़ा बनाता है देन का, अगले ने भी बना रखा है ना। अब आपको सेकंड स्टेप क्या अप्लाई करना है वो ये है, आप देख पा रहे हो नो सूनर सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो फटाफट फॉलो कर दो इन्वर्जन। अब इन्वर्जन बनेगा कैसे बच्चे, ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नो सूनर, पूरे ही सीज की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा नो सूनर, प्रेजेंट टेंस है, डज ही सी, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नो सूनर के जस्ट बाद डज हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंस में मेन वर्ब फ्री होकर के अपने बेस फॉर्म में जाती है तो सी यहाँ पर बेस फॉर्म हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा नो सूनर डज ही सी हिज फादर देन ही स्टॉप स्मोकिंग, जो ही वो अपने पिताजी को देखता है स्मोकिंग बंद कर देता है, क्लियर। ये हुआ उस पर्सन का क्या, रूटीन एक्शन, क्लियर। अब सपोज करिए बच्चे यही पार्ट वो ऐसे अंडरलाइन कर देता, ठीक है। अब वो क्या करता, पहला ऑप्शन यहां पर बनाता कि यहां पर आ जाएगा नो सूनर डज ही सीज, ऐसे लिख दिया बच्चे। बी पार्ट में क्या लिख रहा है, नो सूनर ही डज सी। तीसरा ऑप्शन क्या बना रहा है बच्चे, ये सेकंड है, थर्ड नो सूनर डज ही सी, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चे कि ये जो लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अब हम क्या करते, सबसे पहले यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है बच्चे, तो क्या करेंगे, फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि नो सूनर अगर बिगिनिंग में है तो हमें क्या चाहिए होगा, इन्वर्जन चाहिए होगा, तो सबसे पहले हमें ये चाहिए। सेकंड थिंग आती है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि नो सूनर के बाद ही डज लिखा हुआ है, ये वैसे ही गलत हो जाएगा, हटा दो, क्योंकि हमें इस शब्द के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब आपने देखा कि डज यहाँ पर भी है, डज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए ही सीज लिख रखा है, हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंस में मेन वर्ब फ्री होकर के अपने बेस फॉर्म में जाती है, यहाँ पर सीज नहीं आएगा, इसलिए एलिमिनेट हुआ। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चे थर्ड, कि इस लिखे हुए पार्ट के ऊपर क्या आना चाहिए, नो सूनर डज ही सी आना चाहिए, ठीक है। नो सूनर डज ही सी हिज फादर देन ही स्टॉप्स स्मोकिंग, और ये आपका आंसर होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एग्जाम्पल और बनाते हैं। ये कब है, जब रूटीन की बात है, कि जैसे ही वो पिताजी को देखता है स्मोकिंग बंद कर देता है। अगर ये काम रूटीन एक्शन से हटकर हुआ तो हम रूटीन एक्शन से हटकर जो काम होते हैं उनके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, राइट। और पास्ट टेंस यानी कि V2, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ भी रूटीन में ऐसा नहीं होता, जैसे ही पिताजी को देखा उसने स्मोकिंग बंद कर दी, राइट, तो ऐसे सेंस के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, नो सूनर ही saw his father then he stopped smoking, राइट।
तो कैसे करेक्शन करोगे आप देखो इसमें, मान लीजिए उसने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दिया होता, ठीक है, पहला ऑप्शन होता बच्चे यहाँ पर कि ही डिड सी, दूसरा ऑप्शन उसने लिखा ही सी डिड, इस तरीके से, तीसरा ऑप्शन लिखा उसने कि ही डज सी, और चौथा ऑप्शन उसने लिखा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो किस लॉजिक से गलत कर दोगे देखो, सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट हटा दो, आगे पास्ट टेंस दे रखा है बच्चे, जिस वर्ब को अंडरलाइन किया है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर प्रेजेंट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रखा है, ही सी डिड, ठीक है, हमें क्या चाहिए, जस्ट नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब अगर आप लगाओगे तो क्या आंसर बन जाएगा बच्चे, सबसे पहले, हाँ जी, एक ऑप्शन और बना लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है कि उसने लिख दिया यहाँ पर नो सूनर डिड ही सी, और ये देखिए नो सूनर के जस्ट बाद जब आप डिड लिख रहे हो उसके बाद आप ही लिख रहे हो और मेन वर्ब फ्री होकर के बेस फॉर्म में चली गई है, राइट। तो ऐसे करने से फिर आपका आंसर बन जाएगा ए पार्ट, ठीक है। तो क्या आंसर करोगे, नो सूनर डिड ही सी हिज फादर देन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, इधर भी पास्ट टेंस है उधर भी पास्ट टेंस है, इसका ये मतलब है कि ये जो काम हुआ है ये रूटीन एक्शन से हटकर हुआ है, और जो काम रूटीन एक्शन से हटकर होते हैं वो V2 में लिखे जाते हैं, क्लियर। तीसरी सिचुएशन, हमने टेंस की थ्योरी में एक बात पढ़ी थी कि पास्ट में दो क्रियाएं हुई, पहले नंबर पे होने वाली हमेशा पास्ट परफेक्ट में आती है, दूसरे वाली सिंपल पास्ट टेंस में आती है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले पिताजी को देखा बाद में स्मोकिंग बंद करी, तो जो एक्टिविटी पहले हुई, देखने का काम पहले हुआ है, तो इस सिचुएशन को किस में रखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। तो तीसरा एग्जाम्पल आप इसी का देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। उसने पेपर में लिखा नो सूनर ही हैड seen his father then he stopped smoking। अब यहाँ पर ये देखिए बच्चे, आपसे ये पूछता कि भाई ये ए पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक बी पार्ट है, ये सारा सी पार्ट है, आपको एरर बतानी है सेगमेंट में, ठीक है। तो आप क्या एरर बताओगे, क्या एरर आपको करनी पड़ेगी बताइए। तो जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, सबसे पहली जो फर्स्ट साइट में जो आपको काम करना है वो क्या करना है, जोड़ा मैच करना है। नो सूनर देन को लेता है, अगले ने भी लगा दिया। अब आपको सेकंड स्टेप उठाना पड़ेगा कि नो सूनर से अगर सेंटेंस की शुरुआत है तो इसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी कि इन्वर्जन को फॉलो करेंगे। इन्वर्जन को अगर फॉलो करेंगे तो हैड पहले आएगा, ही बाद में आएगा, यहाँ से ही हटाएंगे और यहाँ रख देंगे, क्या आंसर हो जाएगा, नो सूनर हैड ही सीन हिज फादर। ही हैड सीन हिज फादर नहीं करेंगे, हैड ही सीन हिज फादर करेंगे, क्लियर। कई बार क्या होता है कि बच्चा इस लॉजिक से नहीं पढ़ता कि जब जब ये बिगिनिंग में आता है तो इन्वर्जन लेता है, फिर वो क्या करता है, किताबों में पीछे एक्सप्लेनेशन लिखी होती है क्या कि भाई हेड पहले आएगा ही बाद में आएगा, है ना। फिर बच्चा समझ ही नहीं पाता कि हेड पहले क्यों आया, हम तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं बना रहे हैं। तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब जब नो सूनर सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है तो हमेशा फॉलो करेंगे इन्वर्जन, और इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है, कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चे। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना है कि नो सूनर हमेशा जोड़ा बनाता है देन का, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने 3 टेंस के आपको एग्जाम्पल करा दिए हैं। सबसे पहले रूटीन में ये काम होता है, दूसरा रूटीन एक्शन से हटकर हुआ, और तीसरी सिचुएशन थी कि पहले पिताजी को देखा बाद में स्मोकिंग बंद करी, ठीक है। तो पहले एक नंबर पे होने वाली एक्शन पास्ट परफेक्ट में, दूसरे नंबर पे होने वाली सिंपल पास्ट में। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जोड़ा नोट करते हैं बच्चे, ये हमारा कौन सा था, फोर्थ। अब आ जाते हैं फिफ्थ जोड़े पे, ठीक है। फिफ्थ जोड़ा क्या कहता है बच्चे, जैसे नो सूनर देन को लेता है वैसे ही हार्डली वेन को लेता है, और सिक्स्थ जोड़ा है बच्चे हमारा स्कार्सली, स्कार्सली हमेशा वेन को लेता है। तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हो कि हार्डली और स्कार्सली हमेशा जोड़ा बनाते हैं वेन का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि वो अगर इनके साथ देन लिखे तो भी गलत है, THEN लिखेगा तो भी गलत है, ठीक है। आता क्या है, हमेशा जोड़ा बनता है वेन के साथ। अब ये देखिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, जब ये सेंटेंस के बिगिनिंग में होंगे तो ये फॉलो करते हैं क्या, इन्वर्जन। ये बात आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है, यानी कि इन्वर्जन इज फॉलोड, इन्वर्जन को फॉलो किया जाता है। क्लियर, कब, जब ये सेंटेंस के बिगिनिंग में होंगे। क्लियर, एग्जाम्पल देखिए इसका। सपोज करिए यहाँ पर एक सेंटेंस होता, हार्डली
आई हैड रीच्ड द स्टेशन, हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन, आगे उसने लिखा बच्चे व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट। अब ये देखिए बच्चे कि इस सेंटेंस को जब हम देखेंगे, आपसे वो पूछ रहा है कि एरर बताइए इस सेंटेंस की, तो आप कैसे एरर निकालेंगे। देखो जैसे ही आपने देखा कि हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन, हार्डली सबसे पहले जोड़ा बनाता है व्हेन के साथ, आपने देख लिया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको वही उठाना है कि हार्डली यहाँ पर बिगिनिंग में है, बिगिनिंग में है तो हम इसको कैसे कर देंगे कि हार्डली आई को यहाँ से हटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ये आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि हम यूज करेंगे अपना इन्वर्जन। ठीक है, हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर तीनों पे आपको ये काम करना है। जब जब आप इनको बिगिनिंग में रखोगे तो हमेशा फॉलो करोगे इन्वर्जन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, स्कार्सली का सेम मीनिंग है। स्कार्सली हैड ही reached his office when the rain started, the rain started। तो कैसे ठीक कर देंगे, देखो आपने जैसे ही देखा बच्चे कि स्कार्सली सबसे पहले जोड़ा बनाता है व्हेन के साथ, बिल्कुल ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो स्टेप उठाना है दैट इज हैड ही, और अगले ने ऑलरेडी ऐसा लिख रखा है स्कार्सली हैड ही रीच्ड, ऐसे लिख रखा है ना। अब आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, अगर लिखा होता स्कार्सली ही हैड रीच्ड तो हम एरर ये निकाल देते कि हैड पहले आएगा, ही बाद में जाएगा, जिसको हम एरर का नाम देते हैं स्ट्रक्चर की एरर, यानी कि इन्वर्जन की एरर। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक आपको क्लियर कर लेना है बच्चों। और ये था हमारा कौन सा जोड़ा था बच्चों, 5 और 6, ऐसा ही था ना, 5 और 6 में थे हम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट जोड़ा हमारा आता है बच्चे 7 नंबर कर लो इसको, कि एज के साथ यूज होता है और सो एज के साथ जोड़ा बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले में ये सीखना पड़ेगा बच्चे कि एज जब हमारा जोड़ा बनाता है तो ये कब बना सकता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एज का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो, नेगेटिव में भी। ठीक है, लेकिन सो एज को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में यूज किया जाता है। मतलब जब जब आपके सेंटेंस का टाइप नेगेटिव होगा तभी आप यूज कर सकते हो सो एज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि आप इनको यूज क्यों करते हो। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चे कंपैरिजन। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए इनको यूज किया जाता है। कैसे, देखो जैसे सपोज करो आपने किसी पर्सन के बारे में सुना कि वो वाइज है ना, तो हम इसको कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो उतना ही वाइज है जितना मैं हूँ। ठीक है, वो उतना वाइज नहीं है जितना मैं हूँ। ठीक है, और वह उतना वाइज नहीं है जितना मैं हूँ। मतलब एज को नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो और सो एज को भी नेगेटिव में कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि सो एज को कभी भी पॉजिटिव में यूज नहीं करना। ठीक है, कैसे, देखो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगे, राम इज एज वाइज, राम इज एज वाइज, ठीक है, एज आई। तो यहाँ पर आप जो कंपैरिजन है राम के किसके साथ कर रहे हो, आई के साथ कर रहे हो। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देती, राम इज नॉट एज वाइज एज आई, ये भी आप कह सकते हो। उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि राम इज नॉट सो वाइज एज आई। ठीक है, और अगर मान लो उसने लिख दिया होता राम इज सो वाइज एज आई, तो कैसे आप इसकी एरर निकालते हो। वो देखो, जैसे ही आपने सेंटेंस देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में हम एज का जोड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर नोट की वजह से ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव में भी हम एज का जोड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि राम इज नॉट सो वाइज, नोट की वजह से सेंटेंस का टाइप कैसा हुआ, नेगेटिव में सो एज का जोड़ा बना सकते हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है बच्चे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सो के साथ एज का जोड़ा बना है लेकिन सेंटेंस का टाइप पॉजिटिव है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सो हटा के यहाँ पर एज कर दे और एज तो हमारा यूज हो ही जाएगा पॉजिटिव में। क्लियर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
ये बहुत ही छोटा सा सेंटेंस आपको दिख रहा है बच्चे, है ना, लेकिन इस छोटे से सेंटेंस में ग्रामर के 3 कॉन्सेप्ट फॉलो हुए हैं। कौन कौन से देखो, अगर सपोज करो वो हमसे पूछ लेता है यहाँ पर कि वाइज आएगा, वाइजर आएगा या वाइजेस्ट आएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो एडजेक्टिव के चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, एज या सो एज की प्रेजेंस में हमेशा यूज होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या बनेगी, वाइज, तो इसका मतलब यहाँ पर वाइजर और वाइजेस्ट का यूज नहीं हो सकता। क्लियर, ये पॉइंट ऑफ व्यू हुआ हमारा एडजेक्टिव का, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि एज का यूज हो रहा है, एज आएगा या सो एज आएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है कंजंक्शन का, क्योंकि जोड़ा हम किसके साथ बनाते हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है बच्चों कि जैसे सपोज करिए यहाँ पर लिखा होता है राम इज एज वाइज एज आई या फिर मी, और वो मी लिख देता है यहाँ पर, तो इस एरर को हम नाम देते प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब प्रोनाउन की एरर ये होती कि भाई जब दो सब्जेक्ट कंपेयर किए जा रहे हैं तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी कि आप वहां पर मी नहीं लिख सकते, आपको आई लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, यानी कि एक छोटे से दिखने वाले सेंटेंस में 3 एरर हो सकती थी। पहली एरर हमारी थी किसकी, एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी एरर थी कंजंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरी एरर थी हमारी प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, और ये इस छोटे से दिखने वाले सेंटेंस में थी बच्चों। हमारी टेक्निक क्या है कि अगर वो हमसे एक चीज पूछेगा तो एक तो दी हुई होगी, अगर उसने एज दे रखा है तो हम वाइज भर सकते हैं, उसने वाइज भी लिख रखा है, एज भी लिख रखा है तो हम यहाँ पर आई भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एज से जब कंपेयर करते हैं तो दोनों तरफ क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। क्लियर हुआ, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जोड़ा हमारा आता है बच्चे, ये हमारा नंबर क्या था बच्चे, ठीक है, जो भी था। नेक्स्ट जोड़ा नोट करेंगे अपना कि द सेम शब्द एज का भी जोड़ा बनाता है और द सेम शब्द दैट का भी जोड़ा बनाता है। आप कैसे पेपर में देखोगे कि एज आएगा या दैट आएगा, तो कैसे देखना है बच्चों, एज हमेशा कंपैरिजन करता है। जस्ट पीछे आप पढ़ के आए हो कि जब जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम यूज करते हैं एज का। दैट हमेशा चीजों को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन अगर करेगा बच्चे तो डेफिनेटली वहां पर वर्ब गिवन होगी, वर्ब का स्पेसिफिकेशन होगा, क्योंकि वर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो वर्ब स्पेसिफिकेशन अगर होगा तो हमारे लिए हिंट बन जाएगा कि हम द सेम शब्द के साथ दैट लगा दें। क्लियर, एक बार इसको लाइव से जोड़ के देख लेते हैं बच्चों। किसी दिन मैं मार्केट गई, ठीक है, वहां पर मैंने एक घड़ी देखी। अगले दिन क्या हुआ कि एक मेरी क्लास का स्टूडेंट सबके फर्स्ट बेंच पे बैठा और उसने सेम वैसे ही घड़ी पहन रखी है, ठीक है। अब ये देखिए कि सिचुएशन क्या है कि मैं घड़ी देख के आई हूं, मैंने घड़ी खरीदी नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगी कि भाई ये तो सेम वही घड़ी है जैसी कल मैंने मार्केट में देखी, यानी कि जैसी सेम वैसी ही घड़ी है जैसे मैंने कल मार्केट में देखी, मैंने उसको खरीदा नहीं है, मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन हुआ। अब जस्ट इमेजिन कि मैं उस घड़ी को खरीद लाई, अब एक वैसी ही घड़ी मेरे पास है और सेम वैसी ही घड़ी मेरे स्टूडेंट के पास है। अब मैं क्या करूंगी, दो घड़ियों के बीच में कंपैरिजन करूंगी। क्लियर बच्चों, कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब सेम चीज आपके पास भी है, सामने वाले के पास भी है। अगर सामने वाले के पास वॉच है ही नहीं तो मैं मेरी वॉच की उसके साथ क्या कंपैरिजन करूंगी। क्लियर, सामने वाले के पास भी वॉच है, मेरे पास भी वॉच है, अब मैं क्या बोलूंगी, दिस इज द सेम वॉच एज माइन। ठीक है, माइन में शब्द है माई वॉच, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, माइन। दिस इज द सेम वॉच एज माइन, यहां पर मैं कंपैरिजन कर रही हूं और कंपैरिजन में हमेशा क्या लगता है, एज लगता है। क्लियर, तो देखो एक बार इसके एग्जांपल में लिख देती हूँ ये बातें। अगर यहां पर सेंटेंस होता, अगर हम यहां पर लिख रहे हैं बच्चे कि दिस इज द सेम वॉच एज माइन, तो आपके लिए हिंट ये होगा बच्चे कि आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि एज आएगा या दैट आएगा, तो आपको क्या देख लेना है। अगर मैं माई और वॉच को खोल के भी लिखती, क्योंकि नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या आपको कोई वर्ब दिख रही है यहाँ पर, माई वॉच दोनों को जोड़ा तो क्या बना दिया, माइन। यहाँ पर वर्ब नहीं दिख रही, और वर्ब नहीं दिख रही तो आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस इज द सेम वॉच एज माइन। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज द सेम वॉच, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आई सा इन द मार्केट, आई सा इन द मार्केट यस्टरडे, इन द मार्केट यस्टरडे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो बात हो रही है बच्चे, साफ साफ आपको यहाँ पर एक वर्ब दिख रही है, ठीक है। अब आप उस सेम घड़ी को क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो उसका, तो यहाँ पर आपको फिट करना पड़ेगा दैट। क्लियर। दैट कब लगाया, जब आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो। एज कब लगा रहे हो, जब आप कंपेयर कर रहे हो। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ कि भाई यही वो लड़का है जिसने मुझे धोखा दिया था। दिस इज द सेम बॉय, सेम बॉय। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है और यहाँ पर लिखा है डिसीव्ड मी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि एज आएगा या फिर दैट आएगा, तो आप फटाफट शॉर्ट ट्रिक क्या बनाएंगे, डिसीव यहाँ पर वर्ब है और वर्ब स्पेसिफिकेशन हो तो हमेशा क्या आता है, दैट आता है। यही आपका आंसर होगा कि दिस इज द सेम बॉय दैट डिसीव्ड मी, यही वो लड़का है जिसने मुझे धोखा दिया, राइट। तो ऐसे सेंस में जब हम बात करेंगे बच्चों, तो वर्ब स्पेसिफिकेशन के साथ आपको हमेशा दैट लगाना है। तो नेक्स्ट जोड़ा हमने क्या सीखा, द सेम एज को भी ले सकता है, द सेम दैट को भी ले सकता है, ठीक है। दैट कब आएगा, जब वर्ब स्पेसिफिकेशन होगा, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होगे, क्योंकि वर्ब ही एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। किसी चीज की कंपैरिजन अगर करोगे, आपके पास कार है, मेरे पास भी कार है, अब मैं क्या कहूंगी, सेम वही कार है जैसी आपके पास है, तो जो चीज आपके पास है मेरे पास भी है, तभी दोनों के बीच में क्या होगा, कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन के लिए हमेशा एज लगता है। क्लियर बच्चों। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे बढ़ते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस सेशन। आई विल बी बैक विद माई न्यू सेशन। टिल देन यू टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।